So, once again, Vishal Kusrista here, and you are welcome in the perfect tutorial. मेरे लास्ट वीडियोस में आपने ये जाना कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस. सो अगर हम बात करें सबसे पहले तो मेन जो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस होती है. नंबर 1 हमको ये याद रखना है. हालांकि जब आप पढ़ोगे तो अलग अलग तरह की और भी टाइप्स आएंगी, बट ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इन्हीं 4 जो बेसिक इक्वेशंस होती है उन पर डिपेंड करती है. उन्हीं में से कोई ना कोई एक बिलोंग कर रही होगी. तो जो मेन 4 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन होती है उनमें जो सबसे पहली होती है दैट इज कॉम्बिनेशन. अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर. जब 2 या 2 से ज्यादा के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होकर केवल एक प्रोडक्ट बनाए, कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, देन वी विल कॉल इट द कॉम्बिनेशन केमिकल इक्वेशन. इसका जो पैटर्न होता है वो जैसे A प्लस B, कोई 2 रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्शन करके केवल एक प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. द सेकंड टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज डीकंपोजिशन. जैसे नाम से आपको पता चल रहा है डीकंपोज यानी कि उसका अलग अलग होना, घटक का क्षरण होना. सो डीकंपोजिशन इज अ टाइप ऑफ द केमिकल इक्वेशन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज इनटू और मोर प्रोडक्ट. जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तब हम वहां पर उसको बोलेंगे कि वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है. तो इसका अगर हम पैटर्न की बात करें तो ए बी कोई एक कॉम्बाइंड इसका कंपाउंड है जो रिएक्शन के बाद किसी भी कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो 2 प्रोडक्ट दे रहा है. उसका अगर हम एग्जांपल की बात करें CaCO3, उसको हम 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कंपोज्ड हो जाता है. अगला जो आता है वो दैट इज डिस्प्लेसमेंट. केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस टू अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड. इसमें क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड जो होता है, ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव रिएक्टेंट से डिस्प्लेस करा देता है एक एलिमेंट को और जोड़कर एक नया कंपाउंड बना देता है. इसका जो एग्जाम्पल होता है AB प्लस C. अगर हम पैटर्न की बात करें तो AB प्लस C. यहां पर इसने क्या किया, ये C में C के साथ चला जाएगा A और अकेला जो B रह जाएगा वो ये. जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट Zn प्लस CuSO4. इसमें सल्फेट जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. क्या जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसके साथ का जो एलिमेंट है सल्फेट SO4, इसको ये डिस्प्लेस करके अपने साथ ज्वाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा और दूसरा अकेला रह जाएगा. जैसे जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया. ठीक है. इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट. और डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल. अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट में केवल एक जगह डिस्प्लेस होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 जगह डिस्प्लेस होता है, तो इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ठीक है, पेन तू मेरा ले ले, स्केल तू मुझे ले ले. ठीक इसी तरह से तो ये क्या कहते हैं कि भाई ये वाला मुझे ले दे, वो वाला तू ले ले, हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट. तो पैटर्न क्या होता है इसका, AB प्लस CD दैट इज इक्वल टू, इसके साथ में D आ जाता है, ये B इसके साथ चला जाता है, AD प्लस CD. एग्जांपल क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl. इसने क्या किया, Cl इसके साथ चला गया, OH H के साथ आ गया, तो ये बन गया NaCl प्लस H2 सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. तो ये 4 मेन टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन होती है. आगे भी कुछ आ रही हैं जिनको आप करिएगा, लेकिन इससे पहले इसको पॉज लगाकर आप इसको नोट कर लीजिएगा. तो
स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया हुआ है। अब इसके आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें अब आगे 3 तरह की और मैं आपको रिएक्शंस बता रहा हूँ। इसमें जो पहली रिएक्शन है दैट इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स हीट, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हम हीट देनी पड़ती है उसको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमने पीछे भी एक एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था? हमने देखा था डिकम्पोज रिएक्शन, देखा था ना, डिकम्पोज रिएक्शन। तो सेम उसमें क्या किया था हमने? उसमें हीट प्रोवाइड की थी। कितनी हीट प्रोवाइड की थी? दैट इज ग्रेटर देन द 1000 डिग्री सेल्सियस। सो द सेम रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ thermochemical reaction as you find at here CaCO3 heat दिया 1000 degree Celsius, then we find CO, calcium oxide and CO3, okay, CO and CO2, carbon dioxide, okay। यहाँ गलती हो रही थी। ओके, द सेकंड वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मींस होता है बेटा लाइट, फोटोसिंथेसिस वर्ड सुना होगा, 4th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे होगे फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस में जहाँ पर सनलाइट का यूज होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है सन फोटो। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर हमको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। आपने तो शायद नहीं देखा होगा क्योंकि आप लोग डिजिटल कैमरा की जमाने में आए हो। इससे पहले जो होता था उसमें एक रोल डाला जाता था नेगेटिव का, और जब वो नेगेटिव पे जब हम कैमरे को क्लिक करते थे तो उस ड्यूरिंग पीरियड में उसमें लाइट एंटर होती थी। वो लाइट एंटर होती थी तो जहाँ जहाँ पोर्शन पे लाइट पड़ती थी वहाँ का एरिया डिफरेंट हो जाता था और लाइट कलर में हो जाता था, और जहाँ पर नहीं पड़ पाती थी वो एरिया डार्क हो जाता था। तो उसमें हम ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस का यूज करते थे। बेसिकली वो उस रोल को हम बोलते थे नेगेटिव्स। तो नेगेटिव्स में क्या होता था? एक सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर होती थी, और सिल्वर जो होती है वो सनलाइट के बहुत रिएक्टिव होती है। तो जैसे ही उसमें सनलाइट पड़ती है तो वो ब्रेक हो जाती है Ag and Br2 में, ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। देन फर्दर इट इज कम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रो, जहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब जैसे वाटर H2O, H2O का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यानी कि जब उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तब क्या होगा कि वो अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है, अपने अपने आयंस में ये ब्रेक हो जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में ये ब्रेक हो गई। तो इस तरह की जो रिएक्शंस कहलाती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में सनलाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में हमको हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसको भी जरा नोट कर लीजिए पॉज लगाकर। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा। आगे हम 2 और तरह के रिएक्शंस देखेंगे। चिंता ना करिए, वही 4 तरह की रिएक्शंस मेन होती है। इसके बाद इसकी कुछ अलग अलग तरह की क्वालिटी आ जाती है, अलग अलग तरह की रिएक्शंस आ जाती है, बस उन्हीं को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 2 तरह की रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों में अंतर समझिए। एक्सो, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो रही हो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट की जरूरत पड़ रही हो, जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ रही हो, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड। अभी हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ा था, CaCO3 हीट दी थी उसको, बाद में ये CaO क्या होता है? अपना चूना, अरे जिसे व्हाइट वॉश करते हैं, रूफ सीलिंग वगैरह को व्हाइट वॉश करते हैं, दैट इज कॉल्ड CaO प्लस CO2। अब हमें मालूम है जब हम उस चूने को, आपने देखा होगा अपने घर में जब कभी भी आपके यहाँ व्हाइट वॉश होता है तो उसको चूने को एक बर्तन में रख दिया जाता है और फिर उसमें पानी डाला जाता है। जैसे ही पानी डालेंगे वो बॉइलिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो हीट को रिलीज कर रहा है। So further that CaO plus H2O that become क्या CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में क्या करता है? हीट रिलीज करता है। क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है that is why it is called exothermic, और ये हीट रिक्वायर्ड है इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब आना,
एक्सो मतलब जाना, क्या, थर्मिक मतलब हीट, एंडोथर्मिक हीट का आना, एक्सोथर्मिक हीट का जाना। आई थिंक यू अंडरस्टूड बेटा। ओके, नोट डाउन दिस। So here student, we are going to start a very important topic of this chapter, that is the redox reaction. redox reaction बेसिकली अगर हम इसके फर्स्ट वर्ड redox पर जाएं तो redox जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में से ये पोर्शन लिया गया है और ऑक्सीडेशन में से ऑक्स लिया गया, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है रिडक्शन। रिडक्शन आपने देखिए रिडक्शन पढ़ा होगा और ऑक्सीडेशन भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन। या तो वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे या हाइड्रोजन को ऐड करे, तो हम उसको कहेंगे रिडक्शन। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका बिल्कुल उल्टा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो आगे 11 12 में, बट फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम सिंपली याद रखेंगे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो? बिल्कुल ध्यान दीजिए, आगे एग्जाम्पल आएगा तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होती है वो बिलोंग्स करती है इस रिडॉक्स रिएक्शन से। ध्यान दें, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस आर बिलोंग्स फ्रॉम द रिडॉक्स रिएक्शंस। मैक्सिमम नंबर मतलब सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। और याद रखिएगा कि कहीं पर अगर रिमूवल हो रहा है तो वहां पर एडिशन भी होगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें आता है रिड्यूसिंग एजेंट। भाई अगर रिडक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा चीज तो होगा, कोई ना कोई ऐसा एजेंट तो होगा जो उसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। कौन रिड्यूस करता है? उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की भी डेफिनेशन सुन लीजिए, क्या वर्ड में भाई क्या बोलेंगे, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा। सो केमिकल विच रिड्यूस द अदर केमिकल, chemical which reduce the other chemical but itself get added is known as reducing agent। जो रिडक्ट कर दे, रिमूव कर दे दूसरे केमिकल से, लेकिन खुद ले ले, ठीक, क्या ले ले? क्या ले ले? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या ले ले? ऑक्सीजन ले ले, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक एक शब्द वैसा ही है। आपको केवल एक डेफिनेशन अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपकी दूसरी डेफिनेशन भी तुरंत तैयार हो जाएगी। जब कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन है तो पहले रिडॉक्स किससे बना हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अगर आप इसको लिखोगे देन डेफिनेटली यू विल बी गेट द मैक्सिमम मार्क्स। सो केमिकल विच ऑक्सीडाइज द अदर केमिकल, जो दूसरे केमिकल को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस चीज को ढंग से सुने, बार बार सुने, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमेशा आता है इस तरह के, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस पे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट, फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच वन इज रिडक्शन, व्हिच केमिकल इज ऑक्सीडाइजिंग। तो ये इस तरह से 4 तरह से ये क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, केमिकल इक्वेशंस आपको दे दी जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को ढंग से समझिए, और अक्सर 3 या 4 इक्वेशंस आती हैं जो 1 मार्क ईच कैरी करती है। तो इसको, इस टॉपिक को ढंग से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिएगा। उसके बाद जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि ये बेसिकली है क्या। ओके, तो मैं जरा साइड से हट रहा हूं, आप पॉज लगाइए इसको और नोट डाउन करिए।
So students, here we are going to take an example of redox reaction. मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको रिडक्शन समझ में आएगा, आपको ऑक्सीडाइजेशन समझ में आएगा, आपको रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आएगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आएगा। कोशिश करूंगा कि आपको इसी एक इक्वेशन से आपको सारी चीज़ें समझा दूं। यहाँ पर PbO प्लस कार्बन, ये प्रोडक्ट दे रहा है क्या, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, Pb प्लस CO2। सो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ है, देखिए ऑक्सीजन किसके साथ में है, लेड के साथ में, वेरी गुड। और जिसके साथ में, भाई तुम्हारी जेब में पैसा होगा तभी तो तुम खर्च करोगे, तो ऑक्सीजन जिसके पास होगी वही तो रिमूव करेगा। तो और रिमूव कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो ये क्या हो गया, जब रिमूव हो रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया यहां पर, रिडक्शन। और किसके पास जा रहा है, कार्बन के पास। एडिंग ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन, सो इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब आपको चीज समझ में आ गया, कहां से रिलीज हुआ, यहां से रिलीज, रिमूव हो रहा है। किससे रिमूव हो रहा है, जिससे रिमूव होता है वो हो गया रिडक्शन, और जहां पर ऐड हो रहा है वहां पर हो गया ऑक्सीडाइजेशन। ये दो चीज आपको समझ में आ गई कि रिडक्शन कहां से हो रहा है और ऑक्सीडाइजेशन कहां से हो रहा है। अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम सीधे शब्दों में अगर हम इसकी टेक्निक ट्रिक सोच लें तो रिड्यूसिंग एजेंट की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, ये रिडक्शन हो रहा है यहां पर, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, इस कार्बन की वजह से हो रहा है। ये कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए तो किया था भाई, इस कार्बन की वजह से तो ऑक्सीजन भागा है ना, है भाई, इस कार्बन की वजह से ऑक्सीजन गया है ना, तो ये इसीने तो कराया, यही तो ताकतवर था थोड़ा सा, इससे तो उठा लिया इसको, है। और किससे छूट के गया है, इससे गया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीलेड क्या हो गया इसमें, Pb ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और कॉपर क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ठीक। PbO रिडक्शन और CO2 ऑक्सीडाइजेशन। अब देखा, मैंने कहा था ना, एक ही इक्वेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, क्योंकि इनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं, इसलिए इन दोनों की वजह से इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, वी विल कॉल ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशंस मैंने बेसिकली क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। प्रेसिपिटेट क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, वो सॉलिड पार्टिकल्स जो इनसॉल्युबल होते हैं, और वो कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो वो किधर की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी प्रेसिपिटेशंस होते हैं उसमें डाउनवर्ड एरो लगाते हैं, बताया, गुड। याद रखा करो एक एक चीज, हर छोटी चीज बहुत जरूरी होती है। देखिए याद रखिए, छोटी चीजों से ही चीजें बड़ी बनती हैं, बड़ी चीजों से कभी भी चीज बड़ी नहीं बनती है। हर छोटी ईंट को जोड़ जोड़ कर एक बड़ी दीवार और बड़ा घर बनता है, याद रखिएगा। तो छोटी चीज हमेशा याद रखनी है, बड़ी चीज चाहे भले एक बार भूल जाए, छोटी चीज याद रखेंगे तो बड़ी चीज भी नहीं भूल पाएंगे। ओके, सो केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म्ड, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल, जिनको कि हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और शॉर्ट में इनको बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं, पीपीटीज, ठीक है। आपको कई बार आपके टीचर्स जो आपको स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो भी कई बार बोलते हैं कि पीपीटी फॉर्म। तो पीपीटी इज नथिंग, दिस आर द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। सो हियर CaOH2 रिएक्ट विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए एरोहेड लगाया, मतलब इसका ये प्रेसिपिटेशंस है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स है।
तो CaCO3 प्लस H2O ये हमको फॉर्म होता है। मैं समझता हूँ ये बहुत सारी चीजें आपको आज क्लियर हुई होंगी और इसको मैं साइड से हटता हूँ, आप लोग इसको पॉज लगाइए और इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 या 3 टॉपिक्स और हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इन 3 में से 2 अक्सर करके आ जाते हैं, तो इनको प्रॉपर तरीके से आप थॉरोली लर्न करिएगा और समझिएगा। सबसे पहले जो आता है कोरेजन। कोरेजन क्या होता था? प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। एक वो प्रोसेस है बदलने का, किसी मेटल के बदलने का उनके एक अनडिजायरेबल, जिनकी हमको जरूरत नहीं कंपाउंड्स में। किसकी वजह से? ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एटसेट्रा। ओके, और ये सारी चीजें कहां पर अवेलेबल होती है? ये सारी चीजें अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड कोरेजन। ठीक है। रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है? आयरन पे आपने देखा होगा, अगर आप आयरन पीस को थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक अनडिजायरेबल मटेरियल इकट्ठा होने लगता है और उसका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज द रस्टिंग। सो रस्टिंग आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर क्या करता है? फॉर्म्स रेड सब्सटेंस, एक रेड कलर्ड सब्सटेंस को फॉर्म करता है, और इस रेड कलर्ड सब्सटेंस को ही हम रस्ट कहते हैं, जंग रस्ट कहते हैं। समझ में आया? और फाइनली रैंसिडिटी, द टेस्ट एंड ओडोर। टेस्ट एंड ओडोर, ओडोर माने उसकी जो खुशबू होती है, एक महक जो होती है, परफ्यूम नहीं कहते, ओडोर माने उसकी खुशबू। ठीक है। द टेस्ट, स्वाद, एंड ओडोर ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक, कंटेनिंग किसकी वजह से? फैट एंड ऑयल, जो फैट एंड ऑयल को कंटेंट करते हैं, चेंजेस बदल जाते हैं व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज, जब उनको खुला छोड़ दिया जाता है टू एयर, हवा के साथ में, जब वो हवा के साथ में ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। और ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, उस फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन होने की वजह से होता है जो उस फूड मटेरियल में प्रेजेंट होती है। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? अगर रैंसिडिटी हो रही है तो उसको रोकने का भी कोई ना कोई चीज होगा। हाँ, हम उसको रोक सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग वेरियस मेथड, कई सारे मेथड हैं, जैसे कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर हम उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर दें टू द फूड मटेरियल, और इसके अलावा स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, या बाय फ्लशिंग आउट, उसमें से हवा बाहर निकाल दें, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन, तो हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दीज 3 हेडिंग्स इज नॉट ओनली द हेडिंग, इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करिए, इसको समझने की कोशिश करिए और इसको थॉरोली लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि अक्सर इनमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा। आप नोट करिए पॉज लगाकर। सो स्टूडेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ वैसे तो आप लोगों ने ये चीज़ 9th में भी पढ़ी होगी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो वैलेंसीज के साथ दिए हुए हैं, उनको आप एक जगह नोट करें और कम से कम आपको ये याद रहने चाहिए, इतने तो आपको एटलीस्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स बाकी सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं लेकिन उनकी वैलेंसीज तैयार नहीं करते। वैलेंसीज की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम कोई इक्वेशन को फॉर्म कर रहे होते हैं, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंगली उसको फॉर्म करते हैं। और इसके अलावा अगर हमको ये याद नहीं रहेंगे तो बट नेचुरल है कि 3 से 4 नंबर का हमको लॉस हो सकता है। तो एटलीस्ट इतने तो याद रखें, बेटर ये रहेगा कि सारे याद कर लो। अगर सारे याद नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इतने तो आपने लर्न रखने ही पड़ेंगे, थॉरोली लर्न करने ही पड़ेंगे। इसमें जो पहले हम पॉजिटिव बैलेंस की बातें कर लेते हैं, फिर नेगेटिव बैलेंस की बातें कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव वैलेंसी होती है पोटेशियम की, के सिंबल दे रखा है इनका हर एक का। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी +1 वैलेंसी होती है। इसके अलावा सिल्वर Ag से करते हैं,
जिसको पॉजिटिव एक वैलेंस होता है अमोनियम NH4, अमोनियम NH4 +1 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, लेड Pb 2 पॉजिटिव। कॉपर के दो तरह से होते हैं, एक सिंगल पॉजिटिव होता है, एक डबल पॉजिटिव होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली आयरन में भी दो तरह के होते हैं, एक डबल पॉजिटिव होता है और एक ट्रिपल पॉजिटिव होता है। एल्यूमिनियम 2+ होते हैं। अगर हम नेगेटिव वैलेंस की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन सिंगल वैलेंसी, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, जिनको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सिंगल वैलेंट होते हैं और कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, ये सारे के सारे डबल नेगेटिव वैलेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम मेटल्स की बातें करें तो मेटल्स में हमारे पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे केवल एक अकेली ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलती है। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि विच मेटल्स वी फाइंड इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स में आ जाती है। अगर हम इनके डाइऑक्साइड की बातें करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके दो एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरी है उसको याद रखना, जैसे NH3 दैट इज नोन एज द अमोनिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH4 मीथेन। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी रिएक्शंस को करने के लिए बर्निंग वर्ड का यूज़ किया जाए कि अगर कोई मेटल है वो बर्न कर रही है, कोई केमिकल है वो बर्न कर रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा वहाँ पर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में हो रहा है, ठीक है। वेन एवर द वर्ड बर्निंग इज यूज दैट मीन द रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ द पर्टिकुलर गिवन केमिकल। इज दैट क्लियर? इसको पॉज लगाइए, नोट करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे भी आपको अगले कुछ अच्छे चैप्टर्स के अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।